गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हम आज टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। ठीक है, और भी संविधान हैं जैसे दूसरे देशों के, उसी तरीके से भारतीय संविधान में भी अगर मान लीजिए कि कोई प्रावधान बदलना है, उसकी आवश्यकता है, तो उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, उसको अमेंड करने की व्यवस्था दी हुई है, पर कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो हमें जाननी है। देखिए, हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान और अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। तो देखिए, संशोधन करते हैं, संशोधन मतलब एक तरीके का बदलाव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका बुक का कोई चैप्टर है, ठीक है, अब वो उस चैप्टर में जो बात लिखी है अब वो रिलेवेंट नहीं रही है। ठीक है, अब आपको बदलना है, तो आप उसके लिए उसको कैसे बदल सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक तो आसान प्रक्रिया होती है कि बस आप बता दीजिए कि मुझे बुक में ये चैप्टर बदलना है। एक कठिन प्रक्रिया होती है कि मान लीजिए जैसे आपको टीचर को बताना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेस हो, तो वो कठिन प्रक्रिया हो गई। मतलब मैं आसानी से समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि उस चैप्टर में जो हमें बदलना है, ठीक है, तो उसको बदलने की जो प्रक्रिया यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक आसान भी होती है, एक बहुत कठिन भी होती है। तो ब्रिटेन में की जो क्या है वो बहुत आसान प्रक्रिया है, और अमेरिका की क्या बहुत कठिन प्रक्रिया है। लेकिन जो भारत है, इंडिया है, उसकी क्या है, उसकी मतलब ना तो ब्रिटेन के समान आसान है संशोधन की प्रक्रिया, ना अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन भी नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला और ना कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। देखिए क्या है इसमें, मान लीजिए मतलब इतना भी आसानी से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ना ही ये कि बिल्कुल मुश्किल हो संशोधन करना, मतलब बीच की प्रक्रिया है। मतलब किसी किसी में प्रोसेस ज़्यादा है, किसी संशोधन करने में, किसी में कम है प्रोसेस। तो ये क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है। कैसे आप आगे अच्छे से समझेंगे, तो देखिए, संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स आपको याद करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आर्टिकल 368 हम बिल्कुल अच्छे से याद रखें। 368 में क्या दिया है, संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई हुई है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि संसद को किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में शक्ति मिली हुई है कि वो संविधान को संशोधित कर सकती है। तो 368 कई बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान की किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। तो देखिए, इसमें इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि संसद क्या है, अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, मान लीजिए संविधान में कोई उपबंध है तो उसको परिवर्तित मतलब उसको एडिशन करना, उसको चेंज करना, या उसको मतलब हटाना, निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है किसी भी उपबंध का। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। लेकिन क्या होता है ना, ऐसे तो संसद कुछ भी बदल देगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि संसद पूरा संविधान बदल सकती है, जो हमारा मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकती। ठीक है, जैसे जो हमारा संघीय प्रवृत्ति है, हाँ, और जो भी शक्तियों का विभाजन, जो भी मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकती। मूल ढांचा क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई। तो देखिए, मूल ढांचे की जो बात है वो किस उससे आई थी, केशवानंद भारती केस से आई थी, और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया था। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप याद रखिए कि मूल ढांचे की जो प्रक्रिया बात है, जो इसी केस से सामने आई थी कि मूल ढांचा संविधान मतलब संविधान संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। अब देखिए, संशोधन प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कि संशोधन प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। तो देखिए, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद की किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और राज्य विधानमंडल में नहीं। तो देखिए, एक तो संसद होती है, राज्यसभा, लोकसभा, एक विधानमंडल होती है हमारी, ठीक है, राज्य विधानमंडल। तो क्या जो संशोधन के लिए जो विधेयक लाएंगे, ठीक है, जो बिल लाएंगे, क्या वो राज्य विधानमंडल में भी ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल में संशोधन की प्रक्रिया मतलब संशोधन का जो विधेयक है वो नहीं ला सकते। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद की किसी सदन, या तो राज्यसभा, लोकसभा में
इसलिए विधेयक को पूरा स्थापित करके ही लाया जा सकेगा। ठीक है, संसद में ही इसके लिए संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। ये आपको याद रखना है। विधेयक को किसी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, विधेयक को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्या गैर सरकारी सदस्य नहीं ला सकते? नहीं, वो भी ला सकते हैं। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उसकी पहले से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे ही घुमा दिया जाता है कि क्या संविधान संशोधन के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो यहीं पर आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसको दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। अब ये मैं अच्छे समझाऊंगी क्या होता है विशेष बहुमत, क्या होता है साधारण बहुमत। तो देखिए, जो विधेयक होता है, जो संविधान संशोधन का विधेयक है, उसे दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। देखिए क्या होता है, यह बहुमत 50% से अधिक। देखिए, एक तो क्या होता है, मान लीजिए कि 100 है संख्या, मान लीजिए, ठीक है, लोकसभा की संख्या 100 है, तो एक तो 50% से अधिक यानी 51 हो गया। ठीक है, 50% मतलब 50 + 1। ठीक है, ये हो गया बहुमत। ठीक है, यह सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। या फिर मान लीजिए 100 लोग नहीं हैं, मान लीजिए 80 लोग हैं, तो 80 लोग हैं तो 80 लोगों का भी 2/3 पार्ट जो है वो मतलब उनके द्वारा बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। अब ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए कि लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो है 543। ठीक है, तो इसका भी जो 2/3 बहुमत या मतदान, तो ये किसके बराबर हो गया, ये 362 के बराबर हो गया। तो इतने लोगों का हमें बहुमत होना चाहिए। ठीक है, या तो देखो, विशेष बहुमत का मतलब होता है या तो सदस्य की जो कुल संख्या है, मान लो कुल संख्या हमने मान ली 100। ठीक है, लेकिन 100 का 50% से अधिक यानी 51, या फिर मान लीजिए उसमें से 80 ही लोग आए हैं तो 80 लोगों का 2/3 का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अब एक ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, दोनों में अलग अलग पारित कराना पड़ता है विधेयक। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आ रही हैं कि आप इसमें क्या क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सदन में कोई विधेयक पास हो जाता है लेकिन दूसरा सदन में पास नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, संयुक्त बैठक कराते हैं। लेकिन अगर संविधान संशोधन की बात है तो संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, इसका प्रावधान इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर सदनों के बीच असहमति है, वो मान नहीं रहे हैं, तो संयुक्त बैठक, जॉइंट जो है उनकी बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो है संशोधन है, मतलब राज्य के भी विषय है, राज्य का भी कोई विषय है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसमें क्या है, जो जितने राज्य हैं उन आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। सामान्य बहुमत मतलब यही कि मान लीजिए जो राज्य विधानमंडल है उसमें जितने लोग उपस्थित हैं उनका 50% से ऊपर, ठीक है, सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। ठीक है, जितने उपस्थित हैं उनके बीच मतदान से होगा। अगर देखिए, राज्यों संघीय व्यवस्था से जुड़ा विधेयक है तो आधे राज्यों की भी स्वीकृति चाहिए होती है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अगर मान लीजिए जो विधेयक है वो दोनों राज्यों से पारित हो गया, दोनों सदनों से पारित हो गया और राज्य विधानमंडल भी मान गए आधे, तो जैसे हमारा GST हुआ था तो उसके लिए भी आधे राज्य विधानमंडलों की ज़रूरत थी बहुमत, उनकी भी मतलब सहमति की। तो उनकी संस्तुति के बाद जहाँ आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ठीक है, अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। ठीक है, देखिए इधर एक चीज़ के राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है, ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है,
राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। फिर ये क्या बन जाएगा, जो बिल होगा वो एक एक्ट बन जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लेंगे। अब देखिए संशोधन के प्रकार। आर्टिकल 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की भी सहमति। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ जो है हमारे प्रावधान जो है संविधान के, वो क्या है, साधारण बहुमत से ही पास हो सकते हैं। देखिए कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के, मतलब जैसे कुछ अलग जो आर्टिकल्स है वो क्या है, उनमें सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, उन साधारण बहुमत से उनको संशोधित कर सकते हैं। लेकिन कुछ अनुच्छेद है उनमें हमें विशेष बहुमत चाहिए होता है। कुछ में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए। ये बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। ये मैं आप समझा चुकी हूँ। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं: संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका जो ये तीनों को डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी अनुच्छेद जो है कैसे किस विधि से संशोधित होते हैं, तो हम डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो इनको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।